के अवशेष देखते हैं। कालीबंगा सभ्यता में जो अवशेष मिले हैं उनकी एक बार बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो देखो, सबसे पहले तो आपको मैंने कुछ अवशेष पिछली क्लास में बता दिए थे, तो जिन भाइयों और बहनों ने नहीं देखे वो पिछले वीडियो में जाकर के उस वीडियो को देख ले, मैंने उसको विस्तार से समझा रखा है। उससे आगे की अपन बात कर रहे हैं। ये कालीबंगा पार्ट 2 है, ठीक। तो अवशेष की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर मिलती है ऊंट की हड्डियां। क्या मिलती है? ऊंट की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। ऊंट की हड्डियों के अवशेष मिले हैं, क्योंकि उस समय ये रेगिस्तानी इलाका रहा होगा, रेत बालू का प्रदेश रहा होगा, और आज भी यहाँ पर मरुस्थल के अवशेष देखने को मिलते हैं। तो ऊंट वहां पर चला करते होंगे, तो ऊंट की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। इससे पता चलता है कि ऊंट नामक जंतु का इस सभ्यता में जानकारी थी सभ्यता के निवासियों को। दूसरी बात करें तो शतरंज खेल की मोहरें यहां से मिली है। शतरंज खेल की मोहरें नहीं है, शतरंज नहीं है, वो अब पता नहीं उनके खेल का क्या नाम रहा होगा, लेकिन जो मोहरें मिली है वो शतरंज या चौसर खेल के मोहरों की तरह है। जिस प्रकार से अपन शतरंज या चौसर खेलते हैं वर्तमान में, तो उसकी जो अपन गोटियां इस्तेमाल करते हैं, तो उन गोटियों की तरह, उन मोहरों की तरह यहां पर मोहरें प्राप्त हुई है। या यूं कह सकते हैं शॉर्ट में कि यहां से शतरंज और चौसर खेल की मोहरें प्राप्त हुई है। इसके अलावा अगर अपन और अवशेषों की बात करें तो यहां पर मिली है हाथी दांत की कंघी मिली है। क्या मिली है? हाथी दांत की कंघी मिली है। हाथी दांत की कंघी मिली है, ठीक। हाथी दांत की कंघी मिली है। एक तो सिंपल कंघा आता है वर्तमान में जिसको कोम्ब बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में, तो लेकिन हाथी दांत से बनी हुई यहाँ पर कंघी मिली है। तो मतलब हाथी दांत की कंघी का उपयोग किया करते थे कालीबंगा सभ्यता के व्यक्ति। आगे बात करें अपन तो यहां से मिले हैं अपन को युग्म शवादान। युग्म शवादान के उदाहरण मिले हैं। युग्म शवादान मतलब ये जो शवों का अंतिम संस्कार करते थे ये युग्म में करते थे, मतलब जोड़े से। अब इसका मतलब ये नहीं कि एक व्यक्ति मर गया तो फिर दूसरे व्यक्ति को मरने की जरूरत पड़े, या भाई अगर नहीं मरा हो तो फिर दूसरा व्यक्ति को भी मारे, तो ऐसा नहीं है। जहां पर पहले से ही कोई व्यक्ति दफन है तो उसी कब्र में जो व्यक्ति मृत्यु हुई है जिस व्यक्ति की, उसी व्यक्ति को उस कब्र में दफनाया जाता था। ये उसका परिचित या रिश्तेदार निकट संबंधी होता था। तो यहां पर कालीबंगा में युग्म शवादान के उदाहरण देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अपन बात करें तो युग्म शवादान के अलावा यहां पर एक 9 वर्षीय बालक की खोपड़ी के अवशेष मिले हैं। 9 वर्षीय बालक की खोपड़ी के अवशेष मिले हैं। अब ये 9 वर्षीय जो बालक है उस समय रहा होगा, तो उसकी खोपड़ी के अवशेष मिले हैं, और खोपड़ी के अवशेष मिले हैं और उस पर कुछ शल्य क्रिया हो रही है। इसका मतलब यह है कि ये शल्य चिकित्सा का प्राचीनतम प्रमाण है। शल्य चिकित्सा का प्राचीनतम प्रमाण है। कहने का मतलब यह है कि शल्य चिकित्सा का प्राचीनतम प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस नगर में देखने को मिलता है, तो उसका आंसर है कालीबंगा। तो शल्य चिकित्सा के प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिलते हैं? कालीबंगा से देखने को मिलते हैं। तो 9 वर्षीय बालक की खोपड़ी यहां से मिली है। इसके अलावा यहां से मिली है अलंकृत ईंटें। क्या मिली है? अलंकृत ईंटों के उदाहरण मिले हैं। अलंकृत ईंटों के उदाहरण मिले हैं। तो अलंकृत ईंटें, डिजाइनिंग वाली ईंटें, इस तरह से ईंटें हैं, कच्ची ईंटें हैं, लेकिन इन पर कुछ विशेष डिजाइन बनी हुई है, ठीक। ये फर्श वगैरह में काम में ली जाती है। कालीबंगा से जो भवन मिले हैं उनके फर्श पर अलंकृत ईंटों का प्रयोग देखने को मिलता है, और ऐसा केवल कालीबंगा में ही मिलता है। कालीबंगा के साथ
रंगपुर में। तो ये दो नगर हैं सिंधु सभ्यता के, एक तो कालीबंगा और एक रंगपुर। इन दोनों जगहों पर अलंकृत ईंटों का उदाहरण देखने को मिलता है यहाँ के भवनों से। ठीक, इसके अलावा अपन बात करें तो यहाँ पर मिट्टी के बर्तन पर सूती वस्त्र की छाप प्राप्त हुई है। मिट्टी के बर्तन पर सूती वस्त्र की छाप प्राप्त हुई है। सूती वस्त्र की छाप प्राप्त हुई है। ठीक, मतलब इसका यह है कि यहाँ के व्यक्ति सूती वस्त्रों का उपयोग करते थे और सूती वस्त्रों का उपयोग करते थे। और एक बार प्रश्न आया हुआ है, ठीक, तो यहाँ के व्यक्ति सूती वस्त्रों का प्रयोग किया करते थे। ठीक, इसके अलावा और यहां से क्या मिला है, यहां से एक ताम्र मूर्ति मिली है। ताम्र मूर्ति यहां से मिली है। ये ताम्र मूर्ति किसकी तरह है, वृषभाकृति मतलब वृषभ के जैसी आकृति है। वृषभ का मतलब होता है बछड़ा या बैल। तो यहां से वृषभाकृति की एक ताम्र मूर्ति मिली है। ये मूर्ति कला का सबसे प्राचीनतम उदाहरण है। मूर्ति कला का सबसे प्राचीन उदाहरण है। क्वेश्चन आता है अक्सर कि मूर्ति कला का सबसे प्राचीन उदाहरण कहां से प्राप्त हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस नगर से प्राप्त हुआ है, तो अपना आंसर होगा कालीबंगा। ठीक, शल्य चिकित्सा का प्राचीनतम प्रमाण भी कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। ठीक, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं कि मंदिर स्थापत्य के, धार्मिक स्थापत्य के सबसे प्राचीनतम प्रमाण या यूं कहें सबसे पहले प्रमाण किस सभ्यता से मिले हैं। आपको उत्तर देना है, कमेंट बॉक्स में जाकर के आप लिख सकते हो। ठीक, मैं आपको उत्तर की प्रतीक्षा करूंगा। तो कुछ अवशेष यहां से प्राप्त हुए हैं। ठीक, इसके अलावा यहां से एक मेसोपोटामिया की मोहर भी मिली है। मेसोपोटामिया की, मिटा देता हूं मैं इसको। मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहर भी प्राप्त हुई है। मेसोपोटामिया की एक बेलनाकार मोहर भी प्राप्त हुई है। अब बेलनाकार मोहर कालीबंगा में मिली है। कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर है। तो इसका मतलब यह है कि मेसोपोटामिया से सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापारिक संबंध रहे होंगे, तभी तो वो बेलनाकार मोहर यहाँ पर आई कालीबंगा। और सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया में व्यापारिक संबंध रहे होंगे, इस वजह से यहाँ पर बेलनाकार मोहर मिली है जो मेसोपोटामिया से व्यापारिक संबंधों को दर्शाती है। ठीक, इसके अलावा अपन अगर बात करें आगे तो यहाँ पर कालीबंगा को संस्कृत साहित्य में, इसमें संस्कृत साहित्य में प्रश्न आया हुआ है। संस्कृत साहित्य में कालीबंगा को बहुधान्य कटक कहा जाता था। बहुधान्य कटक कहा जाता था। कटक का मतलब होता है बेल, मतलब कटक क्षेत्र भी कह सकते हैं, जोन जिसको बोलते हैं, क्षेत्र कह सकते हैं। मतलब यहाँ पर धन धान्य बहुत मात्रा में हुआ करता था।
तो संस्कृत साहित्य में जिस बहुधान्य कटक शब्द का प्रयोग हुआ है वो किसके लिए हुआ है? कालीबंगा के लिए हुआ है। आगे अपन बात करें, ठीक। अब यहाँ की भाषा की बात करें तो यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के जो व्यक्ति थे वो भाषा का प्रयोग करते थे। उनकी भाषा समृद्ध थी, लिपि थी उनकी, लेकिन इस लिपि को पढ़ नहीं पाए हैं वैज्ञानिक। इस लिपि को कहा गया है गुरुस्तोफेदम। क्या कहा गया है? विद्वानों ने इस लिपि को क्या नाम दिया है? गुरुस्तोफेदम नाम दिया है। गुरुस्तोफेदम नाम दिया है। ये लिपि पहले तो दाएं से बाएं लिखी जाती है, फिर पहले तो दाएं से बाएं लिखी जाएगी और फिर बाएं से दाएं लिखी जाएगी। मतलब इसमें लाइनों का क्रम इस प्रकार से होता है कि पहली लाइन तो दाएं से बाएं, ये राइट और ये लेफ्ट, तो दाएं से बाएं लिखी जाएगी और फिर बाएं से दाएं लिखी जाएगी। ये एक संकेत लिपि है। क्या है? संकेत लिपि है। इसको भाव चित्राक्षर लिपि भी कहते हैं, भाव चित्राक्षर लिपि भी बोला करते हैं। ये चित्रों के माध्यम से इसमें दर्शाया जाता है। इस लिपि को अभी के विद्वान पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं, इस वजह से डॉक्टर लाल ने इस लिपि को गुरुस्तोफेदम का नाम दिया है। ठीक, इसके और भी अवशेष है जिनकी हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।